जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। 23 अगस्त 2023 हम सभी भारतीयों का सीना गर्व और सम्मान से चौड़ा हो गया, क्योंकि इंडिया का चंद्रयान 3 करीब 3,75,000 किलोमीटर का सफर तय करके शाम के 6:04 पर चांद की साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। ऐसा करने वाला भारत फर्स्ट और अब तक का ओनली कंट्री बन जाता है। इससे हमारा देश का कद और इसरो का सम्मान कई गुना बढ़ गया है। इसके साथ साथ चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले चौथा देश बन गया है भारत। हमसे पहले सोवियत यूनियन यानी कि अब का रसिया, अमेरिका और चाइना ये कारनामा कर चुके थे, लेकिन उन तीनों ने मून के सेंटर पार्ट में ये सॉफ्ट लैंडिंग किया था, जो कि साउथ पोल के मुकाबले आसान है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 3 का 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक की सफर की, इस मिशन की कॉस्ट की, इसमें यूज हुए तकनीक्स की, इससे होने वाले फायदे की और इतने दूर से होने वाले कम्युनिकेशन के तरीके की। तो मजा उठाइए इस पेशकश का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चंद्रयान 3 के बारे में बात करें उससे पहले चंद्रयान 1 और 2 के बारे में संक्षिप्त में बात कर ही लेते हैं। 22 अक्टूबर 2008 चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंच के ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीजें खोज करता है जिससे दुनिया भर की अखबारों में हेडलाइंस छप जाती है। चंद्रयान 1 पहली बार ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है, स्पेशली साउथ पोल में। दरअसल चंद्रयान 1 एक इम्पैक्ट मिशन था। इसमें मेन क्राफ्ट चांद के अराउंड एक ऑर्बिट में चक्कर काटता रहता है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट से एक हिस्सा अलग होके चांद की सतह पर जाके क्रैश लैंड करती है। क्योंकि क्रैश लैंडिंग के वक्त ये मून से इम्पैक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे इम्पैक्ट मिशन कहा जाता है। इससे ये फायदा होता है कि क्रैश लैंडिंग तक का जो समय है, जब वो चांद के करीब आता जाता है, उसी समय के दौरान काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग ली जाती है। जो हिस्सा मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर जाके क्रैश लैंडिंग करता है, उसे MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब कहा जाता है। चंद्रयान 1 के MIP में एक इंस्ट्रूमेंट लगा था, चेस यानी कि चंद्रस अल्टीट्यूडिनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर। ये एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था, जो कि हर 4 सेकंड में रीडिंग लेता रहता था। इसके मदद से पता चला कि चांद की एटमॉस्फेयर में पानी है। चंद्रयान 1 का ऑर्बिटर, जो कि चांद का चक्कर काट रहा था, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा था M3 यानी कि मून मिनरलोजी मैपर। जब MIP जाके चांद पर क्रैश लैंडिंग किया, चांद पे मौजूद कुछ मिट्टी हवा में उड़ी। इस इंस्ट्रूमेंट ने उस लूनर सॉइल को एनालाइज किया। इससे पता चला कि चांद के मिट्टी पर भी पानी मौजूद है। इम्पैक्ट मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले हम 5वें देश बने थे। हमसे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका, जापान और यूरोप ये कारनामा कर चुके थे, और हमारे बाद चाइना, इजराइल, लग्जमबर्ग और UAE ये कारनामा कर पाए हैं। चंद्रयान 1 के इस खोज को देखकर दुनिया भर की देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जग गया। खास तौर पर चांद की साउथ पोल के ओर सबकी नजर जाती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि चांद की साउथ पोल क्रैटर्स यानी गड्ढों से भरा हुआ था। वहाँ पर कभी डायरेक्ट सनलाइट पहुँची नहीं, और वहाँ का टेम्परेचर है -232 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन कीजिए। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन का प्लान किया, जो कि एक रोवर मिशन था। अगर वो मिशन सक्सेसफुल होता तो विक्रम लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, और उसके अंदर से प्रज्ञान नाम का एक रोवर चांद पे उतरता। लेकिन 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 जब विक्रम लैंडर को लैंडिंग के लिए उतार रहा था, वो अचानक क्रैश लैंड कर जाता है। दरअसल चांद की सतह से ठीक 2.1 किलोमीटर पहले अचानक विक्रम लैंडर का डायरेक्शन चेंज हो गया और इसरो से उसका कम्युनिकेशन टूट गया। इससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस अनहोनी से इसरो की कंट्रोल रूम में अचानक मायूसी छा गई। साइंटिस्ट के चेहरे लटक गए। इसरो के तत्कालीन चेयरमैन के सिवन वहाँ पे मौजूद PM मोदी के तरफ बढ़े और उन्हें ये सब जानकारी दी। कुछ ही देर में इसरो ने कंट्रोल रूम से अपनी लाइव स्ट्रीमिंग ही बंद कर दी। साइंटिस्ट्स में तनाव का माहौल था। तभी PM मोदी ने सामने आकर साइंटिस्ट्स का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद साइंटिस्ट्स फिर से उसी प्रयास में जुट गए। चंद्रयान 2 के फेलियर्स से सीख लेकर चंद्रयान 3 का प्लान किया गया, जहाँ चंद्रयान 2 का लैंडिंग एरिया 500 मीटर बाय 500 मीटर था।
उससे चंद्रयान 3 के लिए 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर बनाया गया। ये पिछली बार से ऑलमोस्ट 40 गुना बड़ा एरिया था। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को ज्यादा फ्यूल दिया गया ताकि वो ज्यादा देर हवा में रह सके और लैंडिंग के लिए परफेक्ट साइट चुन सके। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स अपग्रेड किए गए और सेंसर्स को इम्प्रूव किए गए। विक्रम लैंडर का डिजाइन चंद्रयान 3 में वैसे ही है जैसे चंद्रयान 2 में था, बस थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए गए हैं। इसके लेग्स और मजबूत बनाए गए हैं और सेंसर्स को इम्प्रूव किए गए हैं। सब तैयारी के बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा आइलैंड से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 का मिशन था उसी काम को पूरा करना जो चंद्रयान 2 से अधूरा रह गया था। 40 दिन बाद ये चांद की साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग करता है और ऐसा करने वाला इंडिया पहला कंट्री बन गया। हालांकि 11 अगस्त को रशिया की एक स्पेसक्राफ्ट लूनार 25 चांद की साउथ पोल के तरफ बढ़ता है। 21 अगस्त को उसे लैंड करना था। अगर वो सेफ लैंडिंग कर जाता तो रशिया पहला देश बन जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 20 अगस्त को लूना 25 क्रैश कर जाता है। अब सवाल ये है कि जब उन्हें चांद तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन लगा तो हमें 40 दिन क्यों? दरअसल रशिया की स्पेसक्राफ्ट अर्थ से मून ऑर्बिट तक रॉकेट में गया था। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस है, लेकिन लॉन्चिंग के सिर्फ 20 मिनट बाद ही रॉकेट ने चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर बाई 36,500 किलोमीटर की अर्थ की ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया, जिसके बाद चंद्रयान 3 ने अपने ऑर्बिट को धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा किया। इससे उसकी स्पीड भी बढ़ती गई और फाइनली 1 अगस्त को ये लूनार ऑर्बिट एक्सर्सिया परफॉर्म करके अर्थ की ऑर्बिट से बाहर निकलकर चांद की तरफ बढ़ गया, जहां पे फिर 5 अगस्त को ये 173 किलोमीटर बाई 41,762 किलोमीटर की चांद की इलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंचा। इस बार उसने धीरे धीरे इस ऑर्बिट को छोटा किया। इसके साथ उसकी स्पीड भी कम होती गई। आपको बता दें कि इस मिशन में करीब $75 मिलियन यानी कि 615 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके बावजूद ये एक लो बजट स्पेसक्राफ्ट है। चंद्रयान 2 का लैंडर भले ही क्रैश लैंड कर गया, लेकिन फिर भी उस मिशन को हाफ सक्सेस माना जाता है, क्योंकि उसका ऑर्बिटर पिछले 4 साल से चांद की परिक्रमा कर रहा है। इसीलिए इस बार चंद्रयान 3 में इसरो ने ऑर्बिटर नहीं भेजा है, यानी कि चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से कम्युनिकेट करेगा। चंद्रयान 3 में कुल 3 मॉड्यूल्स हैं, लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन। प्रोपल्सन मॉड्यूल की मदद से लैंडर और रोवर अर्थ की ऑर्बिट से मून की ऑर्बिट तक गए। 17 अगस्त को प्रोपल्सन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर सेपरेट हुआ। इसके बाद विक्रम लैंडर ने मून सरफेस की फोटो भी भेजा। लैंडर का वेट है 2145 kg। सेफ लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला। ये एक रोबोट व्हीकल है और इसका वेट है 26 kg। तो आइए जानते हैं इस मिशन में क्या काम होगा और कैसे। लैंडर और रोवर प्रोपल्सन मॉड्यूल से तो अलग हो गए, लेकिन प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद के अराउंड करीब 3 से 6 महीने तक चक्कर लगाएगा। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा है, सेफ यानी कि स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। ये छोटे छोटे एक्सो प्लैनेट्स की खोज करेगा, जहां पर या तो जीवन संभव है या फिर ऑलरेडी एलियंस रहते हैं। प्रज्ञान रोवर लैंडर से निकल के अपने 6 पहियों के जरिए इधर उधर ट्रैवल करेगा। उसके पहियों में अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो है। चांद पर वो जहां भी जाएगा इन निशानों को छोड़ता जाएगा। उसका स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड और विक्रम लैंडर से 500 मीटर रेडियस में वो अपना काम करेगा। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं। पहला है LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। ये चांद की मिट्टी को एनालाइज करके पता करेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी मिनरल्स हो सकते हैं। दूसरा है FPXS यानी कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चांद पे मौजूद पत्थरों को एनालाइज करेगा। उधर लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर वहीं पे स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो अब और मूव नहीं कर सकता। वो वहाँ पे फोटोज क्लिक करेगा। इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। पहला है रंबा यानी कि रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये लेजर बीम के जरिए चांद पे मौजूद कुछ छोटे मोटे पत्थरों को पिघलाएगा और उससे जो गैस रिलीज होगी उसे एनालाइज करेगा। दूसरा है चेस्ट यानी कि चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि चांद की सतह पर टेम्परेचर मेजर करेगा। तीसरा है ILSA यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेइस्मिक एक्टिविटी।
ये चांद पर कितने मूनक्वेक्स होते हैं मेजर करेगा। और चौथा है LRA यानी लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर array। इसकी लेजर के मदद से विक्रम लैंडर का डिस्टेंस मेजर हो पाएगा। सभी मॉड्यूल्स को संचालित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होगी। ये बिजली सोलर पैनल से मिलेगी। इसीलिए इसरो ने लैंडर को शाम 6:04 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे लैंड कराया। ये चांद पे सनराइज का समय था। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चांद पे दिन का समय होता है। इसीलिए 14 दिनों तक लैंडर और रोवर को सोलर पावर मिलेगी। लेकिन जब चांद पे रात होगी तो वो भी 14 दिनों के लिए होगी। तो साउथ पोल में टेम्परेचर हो जाएगी -232 डिग्री सेल्सियस। उस टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और बैटरी काम करना बंद कर देगी। यही वजह है कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने स्पष्ट किया है कि लैंडर और रोवर का जीवन 14 दिनों का होगा। अब सवाल ये है कि इतनी दूर से जो भी डेटा कलेक्ट होगा वो इसरो के पास कैसे पहुंचेगा। लॉन्चिंग के बाद ही चंद्रयान 3 लगातार IDSN यानी इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के कांटेक्ट में था। टोटल 3 सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन बनाए हुए थे। वो थे IDSN, अर्थ की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद इनसैट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम और चंद्रयान 3। लेकिन अर्थ की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल ने सीधा IDSN से कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। चांद की ऑर्बिट में प्रोपल्सन मॉड्यूल से सेपरेट होने के बाद विक्रम लैंडर खुद IDSN से कम्युनिकेट कर रहा है। विक्रम पे टोटल 14 एंटीनाएं लगाए गए हैं जिससे कम्युनिकेशन होती है। यहाँ पे इसरो भी जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 3 तक अपना कमांड भेज सकता है। लेकिन प्रज्ञान रोवर और IDSN के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे विक्रम मीडियम का काम करेगा। प्रज्ञान के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा पहले विक्रम के पास आते हैं, फिर विक्रम से IDSN के पास। अगर कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से विक्रम का IDSN से कांटेक्ट टूट जाता है तो इसके लिए भी बैकअप प्लान बनाया गया है। उस सिचुएशन में विक्रम कम्युनिकेट करेगा चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से और ऑर्बिटर कम्युनिकेट करेगा इसरो को। इस वेल प्लान सिस्टम के बारे में आपकी क्या सोच है कमेंट करके जरूर बताइए। मंगलयान और चंद्रयान 3 के बाद इसरो का अगला बड़ा प्लान है गगनयान, एक स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट पे ले जाया जा सके। तो वीडियो में बस इतना ही। चक दे इंडिया, जय हो इसरो। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं।